हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि वाटर रिसोर्स है, यानी जल संसाधन। जल संसाधन देखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप इस मैप को देखिए। इस पूरे वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये टोटल वाटर कवर है। और यहाँ पर आप ये जितने भी कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर हम बात देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले ये हमारा 0 डिग्री है लाइन। इसको अगर हम यहाँ से देखें, है ना, तो इसमें आप साउथ में देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आपको वाटर दिखेगा, है ना। और नॉर्थ में वाटर एंड क्या है, प्लस लैंड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वाटर तो ज्यादा दिख रहा है ना, वाटर की जो मात्रा है वो ज्यादा है पानी की। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि जो वाटर है या हम जो जल है, जल हमारा एक नवीकरणीय है ना, नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन है, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये रिन्यू होता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पृथ्वी पर अगर जल संसाधन को डिस्कस करें तो दो टाइप का होता है ना। जल संसाधन दो टाइप का होता है। कैसे? फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि पहले में लवणीय आता है, यानी सैलाइन, है ना, लवणीय यानी सैलाइन। और सेकंड होता है अलवणीय, है ना। अब अलवणीय जो होता है वो यूजफुल होता है ना, यूजबल होता है। और जो यहाँ पर लवणीय होता है, जो सैलाइन होता है, अनयूजबल होता है ना, फॉर द ह्यूमन पर्पस। अब जो लवणीय है, जो सैलाइन वाटर है, वो 97% है। और जो अलवणीय है, जो यूजबल है, वो मात्र 3% है। एक हम ये ब्रॉड कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं। अब लवणीय जल की हम बात कर रहे थे यहाँ पर सैलाइन वाटर की, तो ये महासागरों में, सागरों में, खारे पानी की जो झीलें हैं, जैसे सांभर झील हो गई, चिल्का हो गई, इनमें प्राप्त होता है। और जो 3% की बात करें, ये इस जल को 3% को संपूर्ण जो ग्लोब पर सभी इसका यूज करते हैं। अब ये इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं। अब इसका 2.4% जो वाटर है वो ग्लेशियर के फॉर्म में उत्तर या दक्षिण ध्रुव में जमा हुआ है, ठीक है, 2.4। और जो इससे अब बचा कितना, 0.06%। 0.06% नदियों, झीलों और तालाबों से प्राप्त होता है। ओके, लेट्स आगे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं वाटर। वाटर सस्टेनेबल कंपोस्ट केमिकल एलिमेंट। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ना, H2O, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा वाटर है ना। तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अ केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, existing in a gaseous, liquid and solid. There are three forms of the water: gaseous, liquid and solid. Gaseous water vapors, liquid water, है ना, और solid is the glacier form. One of the most
प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल ऑफ द कंपोनेंट्स, ये बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट्स है। अगर हम बात करें तो वाटर एक टेस्टलेस, कलरलेस, है ना, लिक्विड होता है। इसके बाद इसको अगर हम एरिस्टोटल ने इसको कंसीडर किया था वाटर टू वन ऑफ द फोर्थ फंडामेंटल एलिमेंट्स इन द एडिशन ऑफ द अर्थ। अब फोर्थ फंडामेंटल एलिमेंट्स है, मतलब मूल तत्व है किसका, अर्थ, एयर और फायर, है ना। पृथ्वी, वायु और अग्नि के बाद जल जो है चौथा एलिमेंट है जो कि मूल तत्व है इस पृथ्वी पर, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा था, है ना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जल संसाधन के बारे में पूरा लिखा हुआ है ना। अब वाटर ऑन द अर्थ जो हमने अभी वहां पर डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पे वाटर मेन आप देखिए आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर है कि सैलाइन वाटर जो ओशन में पाया जाता है वो 97%, 97%। अब जो 3% है वो 3% ये टोटल मिला के रहता है आपके पास। इसमें आपका ग्राउंड वाटर भी है, लैंडस्केप एंड ग्लेशियर भी है, लेक्स भी हैं और स्वैम्प यानी रिवर्स का भी पानी आता है और ग्लेशियर वाटर भी। तो फ्रेश वाटर, फ्रेश सरफेस वाटर दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसी के साथ वाटर की हमने बात की थी एज अ संसाधन के उसमें कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ, 3/4 अर्थ सरफेस कवर होता है इसका, पृथ्वी जो है कवर है वाटर से। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर। अब 3/4 तो है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की वो बहुत ही कम उसमें पाया जाता है ना। फ्रेश वाटर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle, जो कि हमने भी पहले बात की थी। ये जलीय चक्र के द्वारा रिचार्ज हुआ करता है, क्योंकि जब बारिश होती है बारिश के बाद वाटर नीचे आता है तो आप वहां पर देख पा रहे हैं उसका वो उससे पेनिट्रेट करके नीचे चला जाता है अर्थ में, तो वो रिचार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड एग्जिस्ट ऑन अ ओशन। 96%, 96.5% ओशन में है, 2.5% फ्रेश वाटर है। 70% फ्रेश ऑफ दिस फ्रेश वाटर, ये 2.5 की बात करते हैं, आइस शीट्स में है, ग्लेशियर से इन अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड एंड माउंटेन ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड लिटिल लेस देन 30% स्टोर्ड इन अ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड एक्वाफर, है ना। अब एक्वाफर की बात करें तो एक्वाफर के लिए आप यहाँ पर आप समझ लें कि जो आपको अर्थ दिखती है ये संपूर्ण अर्थ में, इस होल अर्थ में कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको टोटल क्या है वाटर ही मिल जाए। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लैंड है, ये लैंड पार्ट है, इसमें वाटर नहीं है। कुछ इसका पर्टिकुलर टेबल होती है वहीं पर ये रहती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, है ना। कुछ लेयर्स होती हैं उन्हीं में वाटर पाया जाता है। इन्हीं लेयर्स को हम एक्वाफर लेयर्स या एक्वाफर जो है रॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें वाटर स्टोर होता है ना। टोटल 4% of the global precipitations and rank 133 in the world terms of water availability per person per annum. Total renewable water resource in India estimate, अगर हम रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स
की इंडिया में बात करें तो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम पाई जाती है। 2025 तक इसमें काफ़ी लोग ज्वाइन होंगे, लार्ज ये ह्यूज पॉपुलेशन ज्वाइन करेगी, जो कि वाटर स्केर्सिटी को दर्शाएगी, क्योंकि लोगों के लिए वाटर अवेलेबिलिटी जो आज देख पा रहे हैं आप कितनी कम होती जा रही है ना। यहाँ पर हम द सम सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर की बात करते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू, सरफेस वाटर के थ्रू एंड ग्राउंड वाटर के थ्रू। देर आर थ्री मेन फॉर्म्स या सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में, सरफेस वाटर रिवर एंड लेक्स, एंड ग्राउंड वाटर में बात करें जो कि अंडरग्राउंड एक्वाफर में स्टोर होता है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आई होप आप ये सब समझ पा रहे होंगे, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ना? अंडरग्राउंड वाटर which is collected in a layers rocks pores below of the soil। हमने जो की बात आपकी बताई, जैसा कि हमने पहले बताया था, जो कि पूरे सब में नहीं, कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जिसमें वाटर आता है। अब वाटर जहाँ पर स्टोर होता है उन्हें ही हम एक्वाफर रॉक्स के नाम से जानते हैं। The proportion of plants and animals, natural areas, interesting and important buildings, especially from the damaging efforts of human activities। वाटर स्केर्सिटी क्या होती है, यानी वाटर की अगर हम बात करें, कमी की बात करें, तो इस तो मीन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर है ना। वाटर, ये अपने एक वर्ड सुना होगा कि वाटर स्केर्सिटी हो रही है, वाटर स्केर्सिटी। तो वाटर स्केर्सिटी का सिंपल मीनिंग है कि शॉर्टेज ऑफ द वाटर, वाटर पानी की कमी है ना। अब इसके क्या कारण है, कारण वे फोकस करेंगे, जैसे लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन का, बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन जो है क्या बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसके बाद वाटर रिसोर्स बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ, सबसे ज्यादा वाटर का यूज किसमें होता है, एग्रीकल्चर में होता है ना, एग्री में होता है, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जब इंडस्ट्रीज में वाटर की जो खपत है वो ज़्यादा होती है और अर्बन एरिया में वाटर की डिमांड ज़्यादा रहती है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स जितने भी हैं, एक जैसे पहले आपने देखा होगा गांव में भी ऐसे ही कि हमारा ये कुआं, हमारा ये नल, हमारा ये नलकूप, यहाँ पर कोई भी अदर सोशल जो ग्रुप होता है, जात की हम बात करें यहाँ पर, उसे करना नहीं चाहिए, तो जात के आधार पर अनइक्वल एक्सेस होता है ना। जो नीची जात के लोग होते हैं उनको ज़्यादा कम एक्सेस मिलता है ना। तो इसी की बात की गई है। एक्सपेंसिव यूज ऑफ वाटर इन द इंडस्ट्रीज में हमने बात की, ज़्यादा खपत की जा रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अर्बन एरिया में ज़्यादा इसकी खपत की जा रही है, गाड़ी धोने के लिए, नहाने के लिए, शावर में नहाने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के आधार पर यूज किया जा रहा है। तो आप इसकी बात करते हैं। अब कंजर्वेशन की यहाँ पर डिमांड की जाती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचुरल एरियाज इंटरेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स स्पेशली फ्रॉम द डिमांडिंग इफेक्ट्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज है ना। इंडिया में इंडियाज रिवर्स स्पेशली स्मॉलर वंस है ना हैव टर्न इनटू अ टॉक्सिक एक्सट्रीम्स। अब इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पर रिपोर्ट सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट जो आई है 1999 के आधार पर, अगर हम बात करें गंगा यमुना, जो कि वन ऑफ द प्योर या रिवर्स मानी जाती थी कभी को, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यूमरस थिंग्स है ना, जो कि ग्रो हो रहे हैं डे बाय डे। तो ये क्या कर रहे हैं, जो इंटायर लाइफ है, लाइफ का स्टैंडर्ड है, उसे हार्म कर रहे हैं। कंटिन्यूस इसकी जो वाटर है, जो हमारा पानी है, उसकी क्या है, क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है
है ना। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमको वाटर को क्या करना है, इनको सेव करना है, कंजर्व करना है, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा कम करना है। हाउ वॉज वाटर कंजर्व इन एशियन इंडिया। हम बात करें कि एशियंट इंडिया में यानी प्राचीन भारत में कैसे वाटर को कंजर्व किया जाता था, संरक्षित किया जाता था। तो फर्स्ट सेंचुरी की अगर हम बात करें बीसी की, तो इलाहाबाद में वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली देखने को मिलती है। इसी के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स वाज एक्सटेंसिवली बुल्ड। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अगर हम बात करें टाइम पीरियड में, तो डैम्स बनवाए गए थे, लेक्स बनवाई गई थी, इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया था, बुल्ड किया गया था, है ना। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क आर बीन फाउंड इन कलिंग एंड कलिंगा उड़ीसा में। आप बहुत ही अच्छा इरिगेशन सिस्टम देखने को पाएंगे एशियन इंडिया में। नागर नागरकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर इन कर्नाटका में, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र में हम देखने को ये सब हमको मिल रहा है। भोपाल लेक्स इसी के तहत बनवाई गई थी, जो कि मध्य प्रदेश की, है ना, 11वीं सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल जो है लार्जेस्ट लेक है उस टाइम की। 14वीं सेंचुरी की अगर बात करें, तो इल्तुतमिश ने हौज खास दिल्ली में एक टैंक बनवाया था, है ना, फॉर द दिल्ली की वाटर सप्लाई के लिए, कहाँ, सिरी फोर्ट एरिया में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्राचीन काल से वाटर कंजर्वेशन की प्रणाली चल रही है, बट न्यू प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं है। चीजें की जा रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। तो इसलिए वाटर को कंजर्वेशन अ मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की मेन कॉज क्या है? डोमेस्टिक वेस्टेज, जो घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा है, वो नदियों नालियों के थ्रू, नदियों से, छोटी नदियों से आपके घर के ड्रेनेज से, नालियों से, नदियों में, बड़े नाले में, बड़े नालों से नदियों में, नदियों से समुद्रों में तक चला जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिपॉजिट्स ऑफ इन अ वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, जबकि एसटीपीज लगे रहते हैं, है ना, लेकिन उसमें ट्रीट किए बिना ही वाटर को क्या किया जाता है, नदियों में ड्रेन कर दिया जाता है। केमिकल फ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर में ह्यूज मात्रा में यूज किया जाता है यूरिया, डीएपी एंड कीटनाशक को, लेकिन वो जब बारिश होती है या पानी, तो वो उसको हार्मफुल करते हैं, किसको, पूरे सरफेस वाटर को, और साथ में अगर पेनिट्रेट या परकुलेट कर गया तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी हार्म करता है ना। पेस्टिसाइड्स, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे हम, और फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए जाते हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे आप अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो आप गणेश जी की मूर्ति, गणपति बप्पा की मूर्तियां विसर्जन करेंगे, और भी जो आपके घर में मूर्तियां, फल फूल फ्रूट जो भी होता है, वो सब फेंक देते हैं, किसमें, थ्रो ऑन द रिवर्स में फेंकते हैं, है ना। इमर्सिंग ऑफ द adults and in the water also polluted, ठीक है। पल्यूट वाटर, ये चीजें जो आप फेंकते हैं, आप थ्रू करते हैं किसमें, पानी में, ये सब वाटर को पल्यूट करती हैं। नाउ रीजन ऑफ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, की आवश्यकता क्यों है, हम इसे कंजर्व क्यों करें, करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी देख पा रहे हैं, जैसे आप राजस्थान एरिया में कहीं आप बाहर मत जाइए, काफी 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है ना। वाटर रिसोर्सेज लिमिट्स एंड रिक्वायर्ड आर इंक्रीज डे बाई डे, इसकी रिक्वायर बढ़ती जा रही है, वाटर रिसोर्स लिमिटेड है, और ये कमी होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास वो लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द अवर रिसोर्सेज पॉल्यूटेड, अब नदियां पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, जो नाले हैं वो पॉल्यूटेड हैं, तो अब हम कहाँ, ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंसी रहती है। अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर पर्पज, के लिए भी अनसुटेबल हो गए हैं,
जिससे हमको ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज डाउन उसका नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है कि जो वाटर टेबल है वो डाउन होती चली जाएगी। सेफ गार्ड अवर सेल्फ हेल्थ हजार्ड्स, हमको अपने को अपनी जो हेल्थ हजार्ड्स है उसको सेव करने के लिए कंजर्व करने की आवश्यकता है ना। इंश्योर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और कंटिन्यूस ऑफ आवर लाइवलीहुड को भी चलाने के लिए हमें वाटर कंजर्व करना ही पड़ेगा। और प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम आवर वाटर बॉडीज ना। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर को ह्यूज मात्रा में यूज करती हैं। अब उसके लिए क्या किया गया है, कंपनी हुज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर देन सिंगल नेशन, दे आर इन्वेस्ट कैपिटल इन अ मैनी कंट्रीज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट के अर्न के लिए वो वहाँ का जो वाटर है या रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट ओवर एक्सप्लॉइटेशन करके अपना फायदा सिर्फ देखती हैं। लेकिन उन पर भी सरकार द्वारा नियम कानून बना के और जो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करवाए जाते हैं। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वाटर स्केर्सिटी, कैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर यानी पानी के कमी के लिए। क्योंकि अब आपने देखा कि रैपिड बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, स्वतंत्रता के बाद। अब स्वतंत्र होने के बाद तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसको पहले जो इंडस्ट्री है उसको बनाने के लिए फिर किस टाइप की, जैसे चमड़ा हो गई तो उसमें बहुत पानी लगता है, फैक्ट्री हो गई से अगर हम बात करें कोको कोला या पेप्सी की, उसमें वाटर की बहुत ही खपत रहती है ना। तो इनमें बहुत मात्रा में पानी को यूज किया जाता है। ड्यू टू ओवर इंक्रीज नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेस यूज ऑफ फ्रेश वाटर की डिमांड रहती है तो उसमें भी रहता है। कंपनियों के द्वारा दिखाया कुछ और जाता है और यूज बहुत हैवी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स आर लार्ज डेंस पॉपुलेशन अर्बन लाइफ स्टाइल हैव एड वाटर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब शहरों में सभी जो है विलेज टू शहर मूव करते हैं, अर्बन एरिया को मूव कर रहे हैं तो वाटर की जो नीड है वो सभी को है। और जब आप शहर में आ जाएंगे तो आप ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास गाड़ी है और बहुत सी चीज़ें हो रही तो आप धोने में और सुखाने में बहुत सी चीज़ों में आप अनवांटेड न चाहते हुए भी आप यूज ही करते हैं, आप उसको बर्बाद ही करते हैं, है ना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन अ सिटीज एज वेल विलेज, गांव की अपेक्षा शहरों में वाटर का जो यूज है या एक्सप्लॉइटेशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो अत्यधिक मात्रा में करते हैं लोग। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ये अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे कोई शहर, वो ये गांव है, गांव से जब शहर में कन्वर्ट होता है तो कैसे जो पानी की मात्रा है वो कम होती चली जाती है ना। इसकी बात की गई है कि जो वाटर है वो कैसे कम होता चला जाता है। रीजन फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्केसिटी इन इंडिया, इंडिया इज द कंट्री ऑफ मानसून क्लाइमेट, मानसून टाइप का यहाँ क्लाइमेट है। ठीक है, समटाइम्स ड्यू फेल ऑफ मानसून स्केर्सिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज, जैसे जैसे इसकी जो मात्रा है पानी की वो इंक्रीज होती है या उसकी हम बात करें तो मानसून में के टाइम पे मानसून टाइम से नहीं आता है या टाइम से ना आने के कारण जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ जाती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ रैपिड ग्रोथ इन डिमांड ऑफ एरिगेशन, वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डाउनफॉल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में डाउनफॉल देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन के कारण। ग्रोइंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स ड्यू टू द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन के कारण, क्योंकि अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यूसली चलता रहता है तो इसलिए डिमांड ज़्यादा रहती है और पानी की मात्रा ज़्यादा खपत की जाती है। मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसकी डिमांड्स बढ़ती रहती हैं, है ना।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर बनाने में भी वाटर का हम यूज करते हैं, तो वहां पर भी वाटर को स्टोर किया जाता है, रोका जाता है, तो इससे वाटर स्केर्सिटी थोड़ी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जनरेट करने के लिए फ्लोइंग वाटर्स को एक जगह पे हाइट पे डैम बना के इस तरह से रोक दिया जाता है। ये भी जो है एक कॉज है। मेजर्स अडॉप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, डोंट ओवरड्रॉ ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ग्राउंड वाटर, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर टू ऑल लेवल्स, है ना। I don't pollute the waters and tappings of rainwater in a reservoir। watershed डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत रिजर्वायर्स में वाटर को टैप किया, रेनफॉल वाटर को टैप किया जाता है, और ड्रिप इरिगेशन करने की फैसिलिटी से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। जो स्प्रिंकलर्स के द्वारा स्पेशली ना ड्राई एरिया में हम वाटर को खुला ना बहा के, है ना, हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग सिस्टम इरिगेशन यूज कर सकते हैं। आपने पार्कों में देखा होगा, लगे रहते हैं, है ना, उनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भारत में वही भारत में जल की संकट की स्थिति जो है वो रिपोर्ट है, तो इसी की बात की गई है। हम यहाँ पर आगे बात करेंगे भारत में जल संकट, वही हम पढ़ चुके हैं हिंदी में, है ना। तो डैम, अब हम बात करेंगे। देखो वाटर क्या है, वाटर की जरूरत क्यों है, वाटर को क्यों संरक्षित करना है ना, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे डैम। डैम क्या होते हैं, डैम एक बैरियर होते हैं जो वाटर है पीछे से फ्लो करता आ रहा है, इसमें देख के ऐसी जगह एक बैरियर दीवार बना दी गई, वाटर को पीछे फ्लो को रोक लिया गया, है ना, डायरेक्ट ये फ्लो ना हो। अब यहाँ पर क्या है, नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, डायरेक्टली रिलेट द फ्लो एंड क्रिएटिंग द रिजर्वायर्स, लेक्स एंड impoundment, है ना। डैम्स रिफर्स द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर्स। मोस्ट डैम्स हैव सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे, इसको नहीं जरूरत। डैम आर क्लासिफाइड अक्रॉस द स्ट्रक्चर इंटेंट पर्पज ऑफ द हाइट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड। डैम आर क्लासिफाइड टिम्बर डैम, embankment डैम्स, मेजोनरी डैम्स विद सिवरल सब डैम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके मटेरियल यूज के आधार पर। एक तो टिम्बर डैम की बात करते हैं हम, एम्बार्कमेंट डैम्स की बात करते हैं हम, दो टाइप के मेनली डैम को हम देखते हैं, और इनकी हाइट। डैम कैन कैटेगराइज्ड अ लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, अल्टरनेटिव लो डैम्स एंड मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। इन लो हाई हाइट के आधार पर भी हम लो, मीडियम और हाई डैम्स के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डैम्स को अपने। ये सिर्फ इनको डिवाइड करने की बात की गई है ना। अब एडवांटेज क्या होते हैं, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, डैम के क्या लाभ हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो ये इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं, नहरें निकाली जाती हैं। जैसे हम इंदिरा कैनाल देखेंगे, नहर जो कि राजस्थान में बनाई गई है, हनुमानगढ़ से आगे तक जैसलमेर एरिया होती हुई जाती है, तो वहां पर अब आजकल फसलें उगाना आसान हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है डैम बनाने के बाद। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के आधार पर हम वाटर सप्लाई दे सकते हैं। फ्लड को, बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है। रिक्रिएट द एंड टूरिज्म, उसमें बोट और नाव चला के टूरिज्म बढ़ाया जाता है और रिक्रिएट किए जाते हैं जॉब्स को। फिश ब्रीडिंग की जाती है, मछली पालन भी किया जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को क्या बोला था, आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में संबोधित किया था। यह जो संबोधन है यह आपको इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इनकी बुक के आधार पर पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो डैम्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो हिंदी में भी है, ठीक है। अब इन्हीं को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन डैम्स को का यूज जो है हम सिवरल यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसा हमने अभी वहां पर देखा है, इरिगेशन सिस्टम के लिए, टूरिज्म
को बढ़ावा देने के लिए, कैनाल्स को, है ना, फिश ब्रीडिंग के लिए, इन सब के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसलिए मल्टीपर्पज डैम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोडक्ट जो है वहाँ पर देखो, फ्लड कंट्रोल, सॉइल इरोजन्स को बचाते हैं, प्रोवाइड द वाटर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज, विलेज, प्रोवाइड इनलैंड नेविगेशन, हेल्प इन प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि हमने अभी बात की थी। तो इसे इसीलिए हम इनको बहुउद्देशीय कहते हैं और उसी के पर्पज भी है ना। तो यहीं पे अब कुछ मल्टीपर्पज डैम है जो कि हमारे इंडिया में है, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये सबसे पहला है। डीवीसी जो है सबसे पहली एक योजना है हमारे इंडिया में, है ना, दामोदर नदी पे बनाई गई है। इससे जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल मतलब इसका जो बेनिफिट है वो उठाते हैं। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पे बनाया गया है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य को लाभान्वित करते हैं। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में, और उड़ीसा इससे लाभान्वित होता है ना। कोसी नदी, कोसी जो डैम है वो कोसी नदी पे बना हुआ है, और इससे बिहार और उसके सराउंडिंग जैसे नेपाल भी इससे लाभान्वित होता है ना, बिहार राज्य और नेपाल देश। चंबल वैली की बात करें अगर हम, तो चंबल नदी पर भी डैम बने हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। चंबल वैली में राणा प्रताप सागर डैम हो गया है ना, इस तरह 2-3 डैम बने हुए हैं। तो इस तरह ये कुछ मेन डैम हैं, और एक लोकेशन मैप पे जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम मैपिंग वर्क में आपने नहीं है तो वहां पर पढ़ाया है। अब मल्टीपर्पज डैम के हम जो प्रोजेक्ट है उससे हम एडवांटेज की बात करते हैं थे, जैसे इरिगेशन सिंचाई के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत के लिए, जल विद्युत का है इंडस्ट्री और घरों के यूज के लिए, वाटर सप्लाई घरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में, और वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं डैम, रिक्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं नहरें निकाल के, ठीक है, पेसिकल्चर यानी फिश प्रोडक्शन के लिए भी फायदेमंद होता है, और इससे सॉइल कंजर्वेशन होता है थ्रू द अफॉरेस्टेशन के आधार पर। ये कुछ हमारे थे। अब डिसएडवांटेज भी होते हैं अगर हम कहीं पर कुछ डैम या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर, है ना। तो इस वजह से डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो देयर फेलियर टू फुलफिल देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव, फ्लड कंट्रोल एंड डिसएडवांटेज रिजल्ट आउट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ सच प्रोजेक्ट। इसको बिल्ड करने में कुछ फेलियर सामने आए हैं, जैसे रेगुलेटिंग डैमिंग ऑफ रिवर्स, अफेक्ट इन नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स। अब जो रिवर कोई निकल रही है उसके नेचुरल फ्लो को क्या करते हैं ये डैम्स जो हैं, ये डैम्स एक प्रभावित करते हैं, ठीक है, कॉज होते हैं। सिल्टेशन यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसका एडवर्स इफेक्ट जो है नेचर पे पड़ता है ना। अब जो एक्वाटिक लाइफ है उस पे भी, उसको भी प्रभावित करते हैं ये डैम। रिजर्वॉयर जो होते हैं वो फ्लड प्लेन, ओवरफ्लो, सबमर्ज ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशंस को नुकसान होता है, सॉइल को नुकसान करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, या उसको डिकम्पोज करते हैं, है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड। अब लार्ज अमाउंट जब डैम बनते हैं तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है उनका, चले जाते हैं कि उनके एरिया जो है बाढ़ से उसमें आ जाते हैं, और उनका जो रहन सहन है वो प्रभावित होता है। अब वाटर एंड ओवर इरिगेशन अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन। अब ज़्यादा पानी होने के कारण वहाँ पर क्या लैंड डिग्रेडेशन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। और वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में आ जाती हैं, और पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है ना। डैम नाउ रेफर्ड अ मल्टी प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
अब इसको डैम को, इसका जो इफेक्ट होता है या डैम ना बनाने के, उसमें कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मूवमेंट जो है, सरदार सरोवर डैम जब बन रहा था उस टाइम पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था गुजरात में। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ के थ्रू चलाया गया था, जो कि मोबिलाइज ट्राइबल पीपल्स, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, फार्मर्स नुकसान हो रहा था, एनवायरमेंटलिस्ट साथ मिलके लोग कर रहे थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी उसमें लगे हुए थे, और जनरली फोकस कर रहे थे इन्वायरमेंट इशू रिलेटेड, ट्रीज को के इम्पैक्ट को लेके, और सबमर्ज अंडर द डैम, जो कुछ एरिया थे, विलेज एरिया थे, वो सबमर्ज हो रहे थे, उनको भी इसमें कंसिडर किया गया था। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक चला था, जो कि ये सरदार सरोवर डैम को न बनाने के पक्ष में था, है ना, एनजीओ के थ्रू। अब वाटर हार्वेस्टिंग एक पद्धति होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को कैसे सुटेबल तरीके से हम यूज किया जा सके, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग जो है, तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल इन्वॉल्व किया जाता है कलेक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कलेक्ट करना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रेनफॉल। जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे वाटर को कलेक्ट करना, एक जगह इकट्ठा करना किसी टैंक में, है ना, तो उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वाटर को स्टोर करना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक, अब इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मीट इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर, की बढ़ती डिमांड को कम करना, रिड्यूस रन ऑफ को रिड्यूस करना, अवॉइड फ्लडिंग रोड फ्लडिंग को अवॉइड करना, है ना, आर्ग्यूमेंट ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड रेज द वाटर टेबल को बढ़ाना, रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करना, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। ठीक है, improve the quality of groundwater and supplement domestic water requirement during summer and long dry spells, है ना, इसमें इसकी बात की जाती है। इन कारण होते हैं, मेथड होते हैं, इसके कई सारे मेथड हैं इसको हार्वेस्टिंग के लिए। पीपल बुल्ड डाइवर्जेंस चैनल्स लाइक गली होल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज, है ना, गूल जो है हुल्स बनाते हैं, गली बनाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में। रूफ टॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग की जाती है, घर के ऊपर से पानी लगा दिया, पाइप लगा के एक जगह स्टोर किया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक बना दिए जाते हैं, जिसे टंकास कहा जाता है। स्टोरिंग इन ड्रिंकिंग वाटर इन बीकानेर, फलोड़ी एंड बानेर, ये राजस्थान में टंकास कुएं बना दिए जाते हैं, और उनमें वाटर कट जाता है, छोटा सा गड्ढा, बाद में जब जब जरूरत होती है तो यहीं से निकाला जाता है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेघालय में किया जाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बम्बू इरिगेशन है, चैनल है, कैसे एक दूसरे से जोड़ के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना। ठीक है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग टेक्निक है, जो कि रेन वाटर को कैप्चर किया जाता है फ्रॉम द छतों से, और कैशमेंट स्टोर किया जाता है रिजर्वायर्स में। बम्बू ट्रिप इरिगेशन आपको दिखा दिया है। पालर पानी वाटर इज स्टोर्ड इन अ ग्राउंड अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स से बना दिए जाते हैं, और इसमें वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और बाद में यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, राजस्थान में जो पालर पानी जो टेक्निक है वो यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ से वाटर फ्रेश रहने के लिए। अब निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ओवर इरिगेशन का जो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, स्टेलाइजेशन ऑफ द सॉइल होती है, डिक्रीज होती है, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, और वाटर स्केर्सिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हमने अभी बात की है, रूफटॉप, है ना, जैसलमेर में गली, टंकास राजस्थान में, इन सबको किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।